नमस्कार छात्रगण, हमने 3 लेसन कंप्लीट किए हैं। आज हम इसका चौथा लेसन करेंगे, परमाणु की संरचना। तो आओ बच्चों पढ़ें इसके बारे में, परमाणु की संरचना किस प्रकार की होती है। अध्याय 3 में हम पढ़ चुके हैं कि पदार्थ परमाणु व अणुओं से मिलकर बने होते हैं। विभिन्न प्रकार के पदार्थों का अस्तित्व उन परमाणु के आकार का होता है जिनसे वे बने होते हैं। अब प्रश्न उठता है कि किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु से भिन्न क्यों होता है। क्या परमाणु वास्तव में अविभाजित होते हैं, जैसा कि डाल्टन ने प्रतिपादित किया था। यह परमाणु के भीतर छोटे अन्य कण भी विद्यमान होते हैं। इस अध्याय में हमें इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा। हम अपरमाणु कणों व परमाणु के विभिन्न प्रकार के मॉडलों के बारे में पढ़ेंगे, जिनसे यह पता चलेगा कि ये परमाणु कण के भीतर किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, कि जो परमाणु हैं उसके भीतर कण जो है वो किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ें। 19वीं शताब्दी के अंत में वैज्ञानिकों के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती थी परमाणु की संरचना और उसके गुणों के बारे में पता लगाना। परमाणु की संरचना को अनेक प्रयोगों के आधार पर समझाया गया। परमाणु के अविभाजित न होने के संकेतों में से एक संकेत स्थिर वैद्युत तथा विभिन्न पदार्थों द्वारा विद्युत चालन परिस्थिति के अध्ययन से मिला, जैसे कि कणों में आवेशित होना। कि कण आवेशित होते हैं किस प्रकार से होते हैं, कि कुछ तो आवेश आता ही होगा, कुछ अंश जो है वो एक परमाणु से हटकर दूसरे परमाणु पर आता होगा, तभी वो आवेशित होता है। जिस प्रकार से हम क्रियाकलाप करते हैं कि सूखे बालों पर कंघी रगड़िए और उस कंघी को कागज़ के पास ले जाइए तो वो टुकड़ों को आकर्षित करता है। तो वो क्यों करता है। कांच की एक छड़ को सिल्क के कपड़े पर रगड़िए, इस छड़ को हवा से भरे गुब्बारे के पास लेके जाकर देखिए तो वो गुब्बारा जो है वो उसके पास चिपक जाएगा। इस क्रियाकलाप से हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि दो परमाणु को आपस में रगड़ने से उनमें विद्युत आवेश आ जाता है। यह आवेश कहाँ से आता है, इसका उत्तर तब मिला जब यह पता चला कि परमाणु विभाजित है। परमाणु भी क्या है, विभाज्य है, आवेशित कणों से मिलकर बना होता है। परमाणु में उपस्थित आवेशित कणों का पता लगाने के लिए कई वैज्ञानिकों ने योगदान दिया। 19वीं शताब्दी तक यह जान लिया गया था कि परमाणु साधारण व अविभाजित कण नहीं है, बल्कि इनमें कम से कम एक अपरमाणु कण इलेक्ट्रॉन विद्यमान होता है, जिसका पता जे थॉमसन ने लगाया। इलेक्ट्रॉन के संबंध में जानकारी प्राप्त होने के पहले ई गोल्डस्टीन ने 1886 में एक नए विकिरण की खोज की, जिन्हें कैनाल रे का नाम दिया गया। ये किरणें धनावेशित किरणें थी, जिसके द्वारा अंत दूसरे अपरमाणु कणों की खोज हुई। इन कणों का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर परंतु विपरीत था, अर्थात इलेक्ट्रॉन जो है वो ऋणावेशित है और जो कैनाल किरण है वो क्या है, धनावेशित है। इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा 2000 गुना अधिक था। उनको प्रोटॉन नाम दे दिया गया। सामान्यतः इलेक्ट्रॉन को ई नेगेटिव के द्वारा और प्रोटॉन को पी पॉजिटिव के द्वारा दर्शाया जाता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 इकाई, इसका आवेश +1 लिया गया। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य और आवेश -1 लिया गया। ऐसा माना गया कि परमाणु प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन से बने होते हैं जो परस्पर आवेशों को संतुलित करते हैं। यह भी प्रतीत हुआ है कि प्रोटॉन परमाणु के सबसे भीतरी भाग में होते हैं। इलेक्ट्रॉनों को आसानी से निकाला जा सकता है, लेकिन प्रोटॉनों को नहीं। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि ये कण परमाणु की संरचना किस प्रकार करते हैं। हमें इस प्रश्न का उत्तर नीचे मिलेगा। कैनाल किरणें क्या है, ये तो प्रश्न है। परमाणु की संरचना, अब परमाणु की संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं। हमने अध्याय 3 में डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में पढ़ा। इसके अनुसार परमाणु अविभाजित व अविनाशी है, लेकिन परमाणु के भीतर 2 मूल कण इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज ने डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के इस अवधारणा को गलत साबित कर दिया। अब यह जानना आवश्यक था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के भीतर किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। इसको समझने के लिए बहुत से वैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न प्रकार के मॉडलों को प्रस्तुत किया। जे थॉमसन पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु की संरचना से संबंधित पहला मॉडल प्रस्तुत किया। थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन ने परमाणु की संरचना से संबंधित एक मॉडल प्रस्तुत किया जो क्रिसमस केक की तरह था, जिसके अनुसार
जिसके अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला था जिसमें इलेक्ट्रॉन क्रिसमस केक में लगे सूखे मेवों की तरह थे। तरबूज का उदाहरण भी ले सकते हैं, जिसके अनुसार परमाणु में धनावेशित कण तरबूज के खाने वाले लाल भाग की तरह बिखरा रहता है, जबकि इलेक्ट्रॉन धनावेशित गोले में तरबूज के बीजों की भांति धसे रहते हैं। तो बीच में जो धसे रहते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, और जो खाने वाला भाग होता है लाल रंग का वो क्या होता है, धनावेशित, और बीच में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो जैसे चित्र में दिखाया गया है ऋणावेशित होते हैं। ये जो जे थॉमसन की जीवनी है। प्रस्तावित क्या किया था इसने कि परमाणु धन आवेशित गोले का बना होता है, ऋणावेश इसमें धसे होते हैं, नंबर 1। नंबर 2 क्या है, ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं, इसलिए परमाणु विद्युतीय रूप से उदासीन होते हैं। परमाणु क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। यद्यपि थॉमसन के मॉडल से परमाणु के उदासीन होने की व्याख्या हो गई है, किंतु दूसरे वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए प्रयोगों के परिणामों को इस मॉडल के द्वारा समझाया नहीं जा सकता, जैसा कि हम आगे देखेंगे। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। अर्नेस्ट रदरफोर्ड यह जानने के इच्छुक थे कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर कैसे व्यवस्थित होते हैं। उन्होंने एक प्रयोग किया। इस प्रयोग में तेज़ गति से चल रहे अल्फा कणों को सोने की पन्नी पर टकराया गया। उन्होंने सोने की पन्नी इसलिए चुनी क्योंकि वे बहुत पतली परत चाहते थे। सोने की यह पन्नी 1000 परमाणु के बराबर मोटी थी। कितनी? 1000 परमाणु के बराबर मोटी थी। अल्फा कण द्वि आवेशित हीलियम कण होते हैं, अतः ये आवेशित होते धनावेशित होते हैं क्योंकि इसका द्रव्यमान 4 में होता है। इसलिए तीव्र गति से चल रहे इन अल्फा कणों में पर्याप्त ऊर्जा होती है। यह अनुमान लगाया गया था कि अल्फा कण सोने के परमाणु में विद्यमान अपरमाणु कणों के द्वारा विक्षेपित होंगे। चूँकि अल्फा कण प्रोटॉन से बहुत अधिक भारी थे, इसलिए उन्होंने इनके अधिक विक्षेपण की आशा नहीं की थी कि बहुत ही कम होंगे। जिस प्रकार से ये चित्र में दिखाया गया है, ये सोने के परमाणु हैं। यहाँ से जब कण गुजरे तो बहुत ही कम कण जो थे वो 120 डिग्री पे कोण बनाते हुए गुजरे, और 10,000 में से एक कण ऐसा था जो कि 180 डिग्री पे वापस मुड़कर चला गया। लेकिन अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग ने आशा के बिल्कुल विपरीत परिणाम दिए। इससे निम्नलिखित परिणाम दिए। तेज गति से चल रहे अधिकतर अल्फा कण सोने की पन्नी से सीधे निकल गए। कुछ अल्फा कण पन्नी के द्वारा बहुत छोटे कोण से विक्षेपित हो गए। लगभग 12,000 कणों में से एक कण वापस आया। रदरफोर्ड के अनुसार यह परिणाम उसी प्रकार अविश्वसनीय था जैसे अगर आप एक 15 इंच के तोप के गोले को टिश्यू पेपर के टुकड़े पर मारते हैं और वह लौटकर वापस आ जाता है। चोट नहीं, आपके ही चोट पहुंचा देता। इस प्रयोग के निष्कर्ष को समझने के लिए खुले मैदान में एक क्रियाकलाप करते हैं। मान लें कि एक बच्चा अपनी आंखों को बंद किए हुए एक दीवार के सामने खड़ा है। उसे दीवार पर कुछ दूरी से पत्थर फेंकने को कहें। प्रत्येक पत्थर के दीवार से टकराने के साथ ही वह एक आवाज़ सुनेगा। अगर वह इसे 10 बार दोहराएगा तो वह 10 बार आवाज़ सुनेगा। अगर वह इसे 10 बार दोहराएगा तो 10 बार आवाज़ सुनेगा। लेकिन जब आंख बंद किया हुआ बच्चा तार से घिरी हुई चारदीवारी पर पत्थर फेंकेगा तो अधिकतर पत्थर उसे घेरे पर नहीं टकराएंगे और कोई आवाज़ नहीं सुनाई देगी, क्योंकि घेरे के बीच में बहुत सारे खाली स्थान हैं जिसके बीच से पत्थर निकल जाएंगे।
इसी तरह के अनुसार अल्फा कण प्रकीर्णन के प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने निम्न परिणाम निकाले कि परमाणु के भीतर का अधिकतर भाग खाली होता है, क्योंकि अधिकतर अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए सीधे निकल गए सोने की पन्नी से बाहर निकल जाते। बहुत कम कण अपने मार्ग पर विक्षेपित हुए, जिससे यह ज्ञात होता है कि परमाणु में धनावेशित भाग बहुत कम है। लगभग 180 डिग्री पर विक्षेपित हुए कण बहुत ही कम थे, जिससे यह संकेत मिलता है कि सोने के परमाणु पर पूर्ण धनावेशित भाग और द्रव्यमान परमाणु के भीतर बहुत ही कम आयतन में सीमित है। प्राप्त आंकड़ों के आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से लगभग 10⁵ गुना छोटी है। उसके प्रयोगों के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया, जिसके निम्नलिखित लक्षण थे। परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है, जिसे नाभिक कहा जाता है। एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। जो सारा द्रव्यमान है वो कहाँ होता है? नाभिक में ही होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी कम होता है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां ये हम करेंगे अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। शुभ दिन।